चलिए आज का टॉपिक हिंदी शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि हिंदी अगर आपकी अच्छे से क्लियर है तो आप अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे वो यूपीएसआई का हो गया, यूपीएससी का हो गया, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल हो गया, इन सभी एग्ज़ामों में हिंदी का एक पेपर होता है। तो ऐसे एग्ज़ामों में हिंदी सब्जेक्ट का पेपर मार्क्स गेनिंग का काम करता है और आपका टाइम भी बचाता है, जिसका यूज़ एग्ज़ाम के समय दूसरे सब्जेक्टों के पेपर पर आप दे सकते हैं। लेकिन हिंदी के टॉपिक अच्छे से क्लियर ना हो तो आप स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हिंदी के हर टॉपिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए और आप उसके जो भी क्वेश्चंस हो वो देखते ही समझ जाएं कि ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है। तो इसके लिए आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। तो आज मैं अपने वीडियो में हिंदी का आपको सिलेबस, हिंदी के चैप्टरों को आपको पढ़ना कैसे है और साथ साथ एक हिंदी का चैप्टर भी मैं आपके लिए क्लियर करूँगा या उसे बताऊँगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहीं से बनाना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने नोट्स की हर टॉपिक पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा या दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस क्या है और पढ़ना कैसे है। हिंदी का सिलेबस अधिकतर एग्ज़ाम में एक जैसा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी का सिलेबस है, मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखिए हिंदी के पहला चैप्टर जो है हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं। दूसरा चैप्टर आपका हो गया हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान। इसके अंतर्गत 23 चैप्टर हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, हिंदी के बारे में प्रमुख व्यक्तियों के कथन। तीसरा चैप्टर आपका आता है पढ़ने की समझ। चौथा चैप्टर होता है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार इत्यादि। पांचवा चैप्टर। ये तो आपका सभी एग्ज़ाम में जो हिंदी का सिलेबस होता है वो अधिकतर ऐसा ही होता है। लेकिन आपको पढ़ना कैसे है कि आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहे या आपके नोट्स में कैसे चैप्टर लिखे रहने चाहिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम के पहले आप उसे पढ़ें तो एकदम से आपका पूरा कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाए सब कुछ। तो चलिए आइए देखते हैं। आप अपने पढ़ने के लिए आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इस पूरे सिलेबस को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि पहले पार्ट में आप रखिए जो अधिकतर लिखित हैं, जिसमें परिभाषाएं हैं, जिसमें ट्रिक हैं, ऐसे चैप्टरों को आप पार्ट 1 में रखिए। और सेकंड पार्ट है जो आगे की मैं दिखाऊंगा अभी। फर्स्ट पार्ट में आपको कैसे करना है कि इसमें आप जितने भी लिखित हैं उन सबको लिख लीजिए, जैसे कि मैं पहले से लिखा हुआ हूँ। इसको आप देखिए। पहला चैप्टर हिंदी वर्णमाला का विराम चिन्ह, दूसरा चैप्टर हिंदी उपभाषाएं और बोलियां, तीसरा हिंदी के बारे में प्रमुख व्यक्तियों के कथन, चौथा वाक्य, पांचवां उपसर्ग और प्रत्यय, छठवां संज्ञा, सर्वनाम, कारक, फिर इसी तरह लिंग, क्रिया, विशेषण, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, काल, वाच्य, शब्दभेद, विविध और हिंदी भाषा के पुरस्कार। और आपका जो दूसरा पार्ट है उसमें आपके 6 चैप्टर हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांशों के स्थान पे एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, कवि, लेखक और उनकी रचनाएं। चाहकर भी आप इन 6 चैप्टरों को एक दिन में तैयार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको काफ़ी समय की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप इसमें से अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 10-10, 15-15 करके आप रोज़ याद करेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम के समय तक पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए
मैं अपने हर चैप्टर के लास्ट में इन चैप्टरों में से 10-10, 15-15 करके मैं खुद भी दिया हूँ, या इन आज जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ उसके भी लास्ट में 10-10, 15-15 करके दिया हूँ। अगर आप लोग नोट्स, आपके पास कोई बुक है, कोई नोट्स है, उससे आप 10-10, 15 करके तैयार करना चाहते हो उसमें तैयार कीजिए। नहीं तो मैं अपने वीडियो के लास्ट में इन 6 चैप्टर में से 10-10, 15-15 करके दिया हूँ, तो आपको बुक से या फिर इन सब चीज़ों से भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही वीडियो में आपका रोज़ एक चैप्टर और इन 6 चैप्टरों में से 10-10, 15-15 करके ये आपका तैयार होता जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको मैथ और जीके भी पढ़ाऊँगा। तो फ़िलहाल अभी जीके के मैंने पूरा सिलेबस नहीं लिखा है कि मैं क्या कब कैसे पढ़ाऊँगा, लेकिन बट मैंने मैथ का दिया है हुआ है सिलेबस कि अधिकतर एग्ज़ाम में जीके का मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो सिलेबस दे दूँगा जब जीके पढ़ाता रहूँगा। लेकिन बट अभी मैथ का है कि मैथ में अभी नेक्स्ट वीडियो में मेरी मैथ है, तो इसमें आपका मैथ में सारे एग्ज़ाम में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें अधिकतर मैथ का सिलेबस जो होता है, कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम आप कौन सा पेपर दे रहे हैं। किसी में जैसे मैथ में 40 क्वेश्चन होता है, किसी का 50 क्वेश्चन होता है। अगर आपका इतना चैप्टर क्लियर है तो इतना समझ लीजिए कि 100% आप अगर 40 क्वेश्चन है तो आप 30+ जाएंगे, 50 क्वेश्चन है आप तो 40 तक तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर इतना चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है तो वो भी अच्छे से। तो मैं इन सभी चैप्टर को डिस्क्राइब करके पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। जैसे कौन कौन से चैप्टर हैं, जैसे पहला आपका चैप्टर है संख्या पद्धति। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिससे अधिकतर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लाभ हानि, छूट, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग और मेंसुरेशन। इन सभी चैप्टर में जो 16 चैप्टर हैं, इन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो मैथ के हर पेपर में, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का आप दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू पेपर, जैसे मैंने अभी बताया कि आप हमेशा 50 का है तो 40 तक मतलब, और 40 का है तो 30+, या आप इसमें रहेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हिंदी का पहला चैप्टर। जो मैंने कहा कि आज मैं हिंदी का एक चैप्टर भी पढ़ाऊँगा, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। देखिए जैसे आपकी देख रहे हैं मैं एक वर्ण तालिका बनाया हुआ हूँ। देखिए इसके अकॉर्डिंग वर्ण तालिका को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। और ये जो स्वर है ये मैं बता दूं कि मात्राओं के आधार पर बांटा गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मात्राओं के आधार पर बांटा गया है, क्योंकि स्वर को और भी भागों में बांटा गया है। जैसे कि जीभ के आधार पर, आपने क्वेश्चन सुना होगा अग्र स्वर, पश्च स्वर, इस तरह करके सुना होगा। ओंठ के आधार पर, ठीक है। इस तरह स्वरों का भी और रूप में वर्गीकृत किया गया है। बट कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर स्वरों की मात्राओं के आधार पर सबसे पहले मानी जाती है। तो जैसे देखिए कि स्वर यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। मात्राओं के आधार पर जो स्वर होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर, जिसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर। आप ट्रिक में बैठाने के लिए दिमाग में याद रख लीजिए, जितनी छोटी मात्राओं वाले हैं उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जितनी बड़ी मात्राएं वाले हैं उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर में क्या आता है, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में क्या आता है, आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ठीक है। तो इस तरह कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कैसे, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी अभी मैंने बताया, 4, और दीर्घ स्वर की कितनी हुई है, 7। तो टोटल कितना हो गया, 11।
तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि जैसे स्वर मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, उ, ए, ओ और औ। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 और कुल स्वरों की संख्या 11। इस तरह ये व्यंजन का भी देखते हैं कि व्यंजन को कैसे क्या पढ़ना है इसमें। तो जिस तरह हमारा स्वर के कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, उस तरह व्यंजन को भी 1, 2, 3, 4, 5 कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत, संयुक्त। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन के लिए आप दिमाग में बैठा लीजिए कि क वर्ग से प वर्ग तथा ड और ड को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो क से प तक की संख्या कितनी हो गई? 25 और ड कितनी मिला कितनी हो गई? 2 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 27। टोटल कितना हो गया? 27। तो अगर आपसे पूछे स्पर्श, तो स्पर्श व्यंजन होता है क से प वर्ग तक और ड लास्ट में जोड़ देना। तो क से प वर्ग कितना हो गया? 25 और 2 27। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 27। दूसरा हो गया अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है? कितनी इनकी संख्या है? 4। कौन कौन सी? य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है? 4। तीसरा व्यंजन हो गया हमारा ऊष्म। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? स, श, ह। आगत में कितने होते हैं? आगत में ज और फ आगत में होते हैं। इनकी कितनी हो गई? 2। अब आइए संयुक्त व्यंजन पे। संयुक्त व्यंजन किस क्या है? इनकी भी संख्या कितनी है? 4। कौन सी? छत्र, ज्ञ और स्र। छत्र, ज्ञ और स्र। तो कुल मिला के हमने व्यंजन देखा। व्यंजन के कितने भाग होते हैं? 5। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत, संयुक्त। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल होती है 27। कैसे 27 होती हैं? क वर्ग से प वर्ग तक और ड। अंतस्थ में संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। व्यंजन इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? य, र, ल, व। ऊष्म में स, श, ह। आगत में ज और फ। और संयुक्त में छत्र, ज्ञ और स्र। तो व्यंजनों की कुल संख्या स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत, संयुक्त सभी को मिलाकर के कितनी हो गई? टोटल 41। और कुल वर्णों की संख्या स्वर और व्यंजन को मिलाकर के टोटल वर्ण हो जाते हैं। स्वर और व्यंजन को मिलाकर के टोटल क्या हो जाते हैं? स्वर और व्यंजन को मिला के क्या बन जाते हैं? कुल वर्ण बन जाते हैं। तो अभी मैंने बताया कुल व्यंजनों की संख्या। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त मिलाकर कितनी संख्या हो गई? 41। और कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपने पढ़ा। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन आपको नोट करके लिख लीजिए। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्र किससे मिलके बना है? क और श से। त्र किससे मिलके बना है? त और र से। ज्ञ किससे मिलके बना है? ज और य से। स्र किससे मिलके बना है? स और र से। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये नोट करके लिखा हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्र किससे मिलके बना है, त्र किससे मिलके बना है,
ज्ञ किससे मिलके बना है, स्र किससे मिलके बना है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है कि कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं, आप जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसमें मैंने ढेर सारी वर्ण क्या कहते हैं परिभाषाएं लिखी हुई हैं। इसको आप देखिए, जैसे कि लिखा है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। दूसरा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। तीसरा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। चौथा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। पांचवा, अनुनासिक स्वर। ये क्या होता है, जब स्वर का उच्चारण करते समय कुछ वायु मुख और कुछ नासिका से निकलती है तब वह अनुनासिक स्वर कहलाता है। तो मैंने अभी परिभाषाएं बताई। कैसी परिभाषा, पहली, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। फिर दूसरा मैंने बताया, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी के अवरोध के दूसरे और तथा दूसरे वर्णों के बिना सहायता से होता है उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर। तीसरा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर। और अनुनासिक स्वर, जब स्वर का उच्चारण करते समय कुछ वायु मुख और कुछ नासिका से निकले वो क्या होता है, अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है निर्नुनासिक स्वर। इसमें क्या है, जब स्वर का उच्चारण करते समय वायु मुख से निकलती है तो उसे निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर कहलाता है। क्या कहा, मैंने क्या कहा अभी, जब स्वर का उच्चारण करते समय वायु मुख से निकलती है, नाक से नहीं, केवल मुख से निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर कहा जाता है। फिर आगे बढ़िए। बहुत आपने पेपरों में सुना हुआ अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उसे अल्प प्राण स्वर और अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। किन्हें, ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आप इसमें ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसको याद करना उसे याद कर लीजिए, लेकिन ट्रिक अच्छी होती हैं, उससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे ऐसे याद करना तो जैसे क ग ड ज य ट ड ढ त ध न प भ म, और इसके अतिरिक्त ड य र ल व को अल्प प्राण कहते हैं। लेकिन आप अगर इसको ट्रिक से याद करेंगे तो याद कर लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि वर्गों के प्रथम, तृतीय या पंचम, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और इसके साथ ड य र ल व, ड य र ल व भी अल्प प्राण कहलाते हैं। तो इस तरह जल्दी याद हो जाएगा, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। और आगे मैं एक चार्ट बना के इसको समझाया हुआ हूँ, तो वहाँ पे आप, यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया होगा वहाँ पे आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे, बस आगे ही है। दूसरा, महाप्राण वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक होती है, श्वास की मात्रा अधिक होती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, ख ग झ झ ट ड ध ध थ ध प फ, और इसके साथ ह, मैंने क्या बोला, ख घ झ ठ ड थ ध फ और इसके साथ ह।
और ट्रिक में याद करें तो महाप्राण वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ के साथ ह को महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण दिमाग में बैठ गया होगा कि वे व्यंजन जिनमें वायु की मात्रा कम लगे उसे अल्प प्राण कहते हैं, और महाप्राण वे व्यंजन जिनमें वायु की मात्रा या श्वास की मात्रा अधिक लगे वो हमारा महाप्राण कहलाता है। ट्रिक से याद करना है तो दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रथम तृतीय पंचम वर्ण और ड य र ल व अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण द्वितीय और चतुर्थ और इसके साथ ह महाप्राण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अघोष। अघोष किसे कहते हैं? अघोष और सघोष आपने बहुत सुना होगा। तो अघोष किसे कहते हैं? अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से? ट्रिक से याद करना तो ट्रिक पे याद रखिए, ये लिखा है प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण, और इसके साथ साथ क ख फ स और ये स, ये क्या होते हैं? हमारे अघोष होते हैं। क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सब हमारे क्या होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं। फिर से देख लीजिए, क ख च छ ट ठ त थ प फ, या ट्रिक से याद करना है तो प्रथम और द्वितीय वर्ण। सघोष, सघोष को ही अघोष बोलते हैं। जैसे कि इसमें क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क्या? इसको भी ट्रिक से याद करना हो तो याद कर लीजिए, तृतीय चतुर्थ तथा पंचम वर्ण, तृतीय चतुर्थ तथा पंचम वर्ण। जैसे कि क्या क्या इसके अंदर क्या आते हैं तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण में? ग घ ड ज झ इया ड ड ड ध द ध न ब भ म। इसके अतिरिक्त इसमें य र ल व ह, य र ल व ह भी जोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। संघर्षी। संघर्षी में क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसे ऊष्म ध्वनि भी कहते हैं। जैसे कि ऊष्म ध्वनि को संघर्षी ध्वनि भी कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से? तीनों स, ह, ख, ग, ज और फ। ठीक है, तो इसको संघर्षी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण। व्यंजनों का वर्गीकरण और उच्चारण। एक तरफ आप इसमें देखिए 3 ब्लॉक मैंने बनाए हैं। वर्ण का नाम, उच्चारण स्थान और व्यंजन। वर्ण का नाम मतलब कंठ, ताल, ताल्व। उच्चारण स्थान कंठ, तालु। व्यंजन कौन कौन से आते हैं? ऐसे इन तीनों का इस तरह मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। अब देखिए जैसे यह कंठ, कंठ के मतलब कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। व्यंजन कौन होते? क, ख, ग, घ, अंग। आप इसको बोल करके भी देख सकते हैं कि कहाँ, मतलब आपको सिर्फ ये होना चाहिए इस मतलब यहाँ से बोला जा रहा है, मुंह के किसी अंदर भाग से बोला जा रहा है, तो उसका नाम क्या होता है। जैसे अब कंठ से बोला जा रहा है, क, ख, ग, मतलब आपको पता चल रहा है कि ये कंठ से बोला जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ण का नाम क्या हो गया? कंठ। उच्चारण स्थान कहाँ हो गया? आप बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। कहाँ से बोला जा रहा है? कंठ से बोला जा रहा है। तो जहाँ से बोला जा रहा है वहाँ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से बोला जा रहा है, तो इसका नाम क्या है? कंठ। फिर जैसे आप क्या आया? ताल्व। ताल्व मतलब तालु। मुंह के भीतर के छत वाला भाग, मुंह के भीतर के छत वाला भाग। बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, झ, इया। ये मुंह के भीतर के अंदर वाले भाग क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। मूर्धन्य। मूर्धन मतलब मूर्धा। मूर्धा मतलब मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। जैसे हो गया
ट ठ ड ड और ड़। दंत ऊपरी दांतों के निकट से, दंत मतलब त थ द ध न, बोल के देखिए त थ द ध न, इसको बोलिए। तो ऊपर की दांतों के निकट से ये बोला जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? दंत। फिर ओट्स, ओट्स ओठ है मतलब दोनों ओठों से, प फ ब भ म, दोनों ओठों के, देखिए जब बोला जा रहा है तो पूरे ओठों से, दोनों ओठों से बोला जा रहा है। अब ताल्व फिर आया, देखिए ताल में, इसमें अब क्या है? मुंह के अंदर का अगला भाग। कौन से व्यंजन होते हैं? स और य। देखिए ये भी तालु से बोला जाता है, लेकिन मुंह के अंदर का अगला भाग है, श और य। फिर वत्सर्य मतलब दंत एवं मसूड़े दोनों को मिला करके, इसको हम दंत मूल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे स र ल। दंतोष्ठ ऊपर की दांत और नीचे का ओठ। दंतोष्ठ से केवल एक व्यंजन बोला जाता है, कौन? व। बोल के देखिए व। देखिए उसमें ऊपर का दांत यूज हो रहा होगा और निचला ओठ यूज हो रहा होगा। फिर मूर्धन्य आया, फिर ये भी मूर्धा है। मूर्धा कहाँ से है? ठीक है, ये है भीतर की छत का अगला भाग। मूर्धा मतलब मीधर। अब यहाँ पे मूर्धा कौन सी है? भीतर की छत का अगला भाग। इसका मतलब व्यंजन कौन सा है? स। और स्वर यंत्रियाँ, स्वर यंत्रियाँ मतलब होता है गले के भीतर, मतलब कंठ के भीतर स्थित। जैसे ह, बोलिए ह, ह। ये कहाँ बोला जा रहा है? स्वर यंत्र से बोला जा रहा है। और ये उत्सित मतलब जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे चली आए, तुरंत नीचे आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? उत्सित। मतलब कि व्यंजन कौन से हुए? ड और ड। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, देखेंगे उत्सित व्यंजन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, आप बोल के देख लीजिएगा, चाहे ऊपर जिसमें आप ड और ड बोलिए, तो इससे इसकी स्थिति, उच्चारण स्थान पता चला, और ड उत्सित व्यंजन कहलाए। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो देखिए आप थोड़ा दिमाग में कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे नोट्स टाइप की, कि इस तरह के भी कुछ पूछे जा सकते हैं। जैसे कि उष्म संघर्षी बस किसे कहते हैं? उष्म संघर्षी बस किसे कहते हैं? तो ये स ह को बस उष्म संघर्षी बोलते हैं। अब आ जाता है स्पर्शी किसे बोलते हैं? तो क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक है, और त वर्ग। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं? च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी मतलब च वर्ग मतलब च में जितने भी आते हैं, च वाली लाइन में जितने भी आते हैं, तो जैसे च, छ, ज, झ, यहाँ को क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। और ये नोट करके दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है आयोग वाह वर्ण कौन से होता है? तो अंग और अह को आयोग वाह वर्ण कहा जाता है। अंग और अह को आयोग वाह वर्ण कहा जाता है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अभी आपने को मैंने ऊपर अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब चीज़ें बताई हैं। उसमें आपको वर्ग और इसमें कौन से वर्ग संख्या, ये सब आप चीज़ के दिमाग में आपके चल रहा होगा, तो वो यहाँ पर आपके पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पे पूरा क ख ग अंगा लिख करके रखा है, और इसी में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको तुरंत ट्रिक से सघोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण तुरंत याद हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा क वर्ग, क वर्ग का मतलब ये वाली लाइन, क वर्ग का मतलब ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये वाली पूरी लाइन क्या होगी? क वर्ग। च वर्ग मतलब ये पूरी लाइन, ट वर्ग मतलब ये पूरी लाइन त वाली, ये त वर्ग की पूरी लाइन, प वर्ग मतलब ये, ठीक है। तो और प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग किसे कहते हैं? तो ये वाली पूरी प्रथम, ये वाली लाइन पूरी प्रथम वर्ग हो गई। फिर इस तरह ये द्वितीय वर्ग, ये तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और ये पंचम वर्ग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि मैं अभी बोला अघोष, अघोष प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, मतलब ये वाला और ये वाला, ये क्या हो गए? अघोष हो गए। और सघोष और प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग के साथ क्या? स स स स स स, ये पूरा क्या हो गया?
अघोष हो गया। अब सघोष, सघोष में तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, और इसके साथ साथ य, र, ल, व, ह को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सघोष। तो ये याद कर लीजिए कि क वर्ग, च वर्ग, इन पूरी लाइन को कहते हैं, ठीक है, जो कि आपकी हॉरिजेंटल गई हैं, ठीक, मतलब 36, और ऊर्ध्वाधर में जो हमारे क्या कहते हैं, मैंने खंड किए हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। और जो मैंने 36 मतलब हॉरिजेंटल पे किया गया है उसको क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आगे आता है विराम चिन्ह, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह, उसके साथ विराम चिन्ह भी लिखा था। तो विराम चिन्ह भी अधिकतर को पेपरों में पूछे जाते हैं। जैसे आपको दिमाग में आप इसमें बैठा लीजिए, आप अपने भाषा में विराम चिन्हों का उपयोग आवश्यक है। विराम का मतलब क्या होता है? ठहराव। विराम का मतलब क्या होता है? ठहराव या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, मतलब उनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 20, और अधिकतर यही 20 आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या, अब इसको मैं पूरा डिस्क्राइब करूँगा तो थोड़ा मेरा वीडियो और भी लंबा हो चुका है, बहुत ज़्यादा समय लग गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो मैं अपनी PDF इसमें अपने लिंक में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को। अब यहाँ पे आपके पास है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें मतलब आपको क्वेश्चन आपके जब पेपर देने बैठेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जैसे पूछ लेगा कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं। तो र को याद कर लीजिए, र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। और आपको उत्क्षिप्त व्यंजन ऊपर ही बताया, ड और ड। पार्श्ववर्ग व्यंजन मतलब क्या होता है? ल को कहते हैं। आगत स्वर आ को, आगत स्वर आ है, ठीक है। उसके बाद आइए, मैं शुरुआत में बताया था आपको कि स्वर मात्राओं के आधार पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होता है, लेकिन और भी आधार पे इसको बांटा गया है। तो यहाँ पर वही चीज़ें आपको, ये 3 जगहों पे यही चीज़ें आपको मिलेगी। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कौन कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में छोटा ई, बड़ी ई, ए और ए आते हैं। मध्य स्वर में अ आता है। पश्च स्वर में आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आते हैं। तो जैसे वो मात्राओं के आधार पर स्वर का वर्गीकरण था, ह्रस्व और दीर्घ, इस तरह ये जीभ के आधार पर स्वर का वर्गीकरण है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अब ये है वृवृत स्वर, अर्धवृत स्वर, समवृत स्वर, अर्धसमवृत। विवृत स्वर में आ आता है, अर्धविवृत में ए, ओ और आ आता है। समवृत में ई, ऊ और बड़ा ऊ आता है। अर्धसमवृत में ए और ओ आता है। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, इसमें 2 भाग हैं, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में ऊ, ओ और आ आते हैं, और अवृत्तमुखी में आ, ई, ए और ए आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। जिस तरह वो मात्राओं के आधार पे था, ये अपने जीभ के प्रयोग पे, मुख के आधार पे, ओठ के आधार पे इनका वर्गीकृत किया गया है। चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, मैंने जैसे आपसे बोला है कि मेरे हर वीडियो के लास्ट में आपको जो 6 चैप्टर मैंने पार्ट में बताए थे, उनके लास्ट में आपको मिलेगा कि उन 6 चैप्टरों में से आपको 10-10, 15-15 करके आपको पर्यायवाची, विलोम, शब्दी जो 6 चैप्टर थे, इनमें से आपके लिए 10-10, 15-15 करके मैंने लिखे हैं। तो इन
पूरी PDF मैं अंदर दे रहा हूँ अपने लिंक में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपकी नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं होगी आपको। अब यहाँ से आपका पर्यायवाची हैं, ये 10 हैं, तो इसमें आप जल्दी जल्दी आइए दिखा देता हूँ। जैसे अमृत, सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, अमी, सुरोभ, जीवनोदक। अरण्य, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। अनुपम में अणु, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल, अनोखा, अनन्य। अश्व में तुरंग है, घोटक, बाज, सैंधव, रविपुत्र, घोड़ा। असुर में दानव, दनुज, निशाचर, राक्षस, रजनीचर, देवारी और निश्चर। अग्नि में आग, वही, पावक, अनल, धूमकेतु, कृशानु, दहन, जातदेव। अतिथि में मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत और पाहुना। अचल में शैल, नग, गिरि, पर्वत, स्थिर, तुंग, मेरु, दृढ़, महीधर और तुंग। अप्सरा में सुरबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, देवबाला। अपमान में अनादर, बेइज्जती, निरादर, तिरस्कार, अवमान। अर्जुन, पार्थ, गुडाकेश, गांडीवधारी, धनंजय, सत्यसाची और कौंतेय। इस तरह विलोम शब्द दिया हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके या PDF आप लिंक से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अब इस तरह एक एक करके अगर मैं बताऊँगा तो थोड़ा वीडियो मेरा और लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब दिया हुआ है। तत्सम, तद्भव, कवि, लेखक, प्रसिद्ध कवि जो हैं